175 साल पहले 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक मानी जाने वाली मां गंगा अपनी आजादी का इंतजार कर रही है। देश के आजाद होने के साथ विकास के रथ पर सवार देश आगे बढ़ा, तो उसके साथ प्रदूषण का सैलाब भी आगे बढ़ता गया। इस प्रदूषण की वजह से पतित पावनी मां गंगा सिर्फ मैली नहीं हुई, बल्कि अब तो उनके वजूद को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में जरूरत है तो गंगा के लिए वो भीष्म प्रतिज्ञा लेने की, जिसका मकसद उन्हें इस प्रदूषण के जंजाल से आजादी दिलाना है। दुनिया की सबसे पवित्र नदी है गंगा। पूरा हिंदुस्तान गंगा को माँ की तरह पूजता है। ये हमारी संस्कृति की वो धरोहर है जिसने हमारी सभ्यता को। गंगा के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। गंगोत्री से गंगा सागर तक ये कल भी हमारी जीवन धारा थी, आज भी है। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन गंगा आजाद नहीं हुई। गंगा को प्रदूषण से आजादी चाहिए। गंगा को अविरलता की गारंटी भी चाहिए। अविरल और निर्मल धारा ही गंगा की स्वतंत्रता है। गंगा हमारी आन बान और शान तो है ही, हमारे प्राण भी इसी में बसते हैं। इसीलिए हम आपको आज गंगा की आजादी की वो यात्रा दिखाने जा रहे हैं जिसमें अब तक कई पड़ाव है। देश जब आजाद हुआ तो उस वक्त गंगा नदी स्वरूप निर्मल और अविरल था, लेकिन वक्त का पहिया घूमने के साथ ही विकास ने रफ्तार पकड़ी और इसके बाद गंगा नदी के लिए प्रदूषण का जाल जंजीर बन गया। वक्त बीतने के साथ साथ फैक्ट्रियां बढ़ी, शहर बड़े होते गए और इनसे निकलने वाला कचरा गंगा के आंचल में दाग लगाने लगा। वक्त बीतने के साथ साथ गंगा में प्रदूषण इस कदर बढ़ा कि आज हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू खुद प्रयागराज के रहने वाले थे और गंगा के प्रति उनके लगाव को लेकर कई किस्से आम हैं। जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को लेकर अपने भाव भी कई बार जाहिर किए। उन्होंने गंगा नदी के बारे में लिखा, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी है भारत की जातीय स्मृतियां, उसकी आशाएं, उसके भय और उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है, निशान रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर भी वही गंगा की गंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का गंगा के प्रति ये लगाव बेहद खास था और उस दौरान गंगा नदी का जल भी आज के मुकाबले काफी निर्मल और अविरल था। जीवन का पर्याय मानी जाने वाली गंगा नदी के प्रति लोगों की गहरी आस्था सदियों से है। आजादी के पहले भी ऐसा ही था। ऐसे में आजादी के बाद ये संकल्प लिया गया कि गंगा नदी की अविरलता पर आंच न आए और इसका प्रवाह यूं ही देश को विकास की राह पर आगे ले जाए।
आज़ाद हिंदुस्तान का ये संकल्प था कि माँ गंगा की निर्मलता में कोई आँच ना आए, इसकी अविरलता में कोई रुकावट ना आए। लेकिन जब हिंदुस्तान 75वें स्वतंत्रता दिवस तक आ पहुंचा है तो माँ गंगा 1947 जैसी नहीं रही। लेकिन देश की आजादी के बाद गंगा के प्रति सरकार और लोगों का ये संकल्प कमजोर पड़ने लगा। आजादी के बाद से विकास की नई इबारत गढ़ने की कोशिश तेज हो गई और इसके साथ ही तेज हो गया गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने का स्तर भी। तमाम शहर बड़े होते गए, फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ने लगी और इन सब से निकला कचरा गंगा नदी के पावन जल को धीरे धीरे प्रदूषित करने लगा। हालात इस कदर खराब होने लगे कि सबसे शुद्ध नदी भी देश की तमाम प्रदूषित नदियों में शुमार होने लगी। ऋषिकेश से लेकर कोलकाता तक गंगा किनारे कई कारखाने लगे। रासायनिक खाद से लेकर परमाणु बिजली घर तक बनाए गए। कानपुर में जाजमऊ इलाके के चमड़ा कारोबार ने मुश्किल बढ़ाई। औद्योगिक के साथ प्लास्टिक कचरा वक्त के साथ बढ़ता गया। लाखों गंदे नालों का पानी गंगा नदी में गिरता रहा। कई शहरों का कचरा भी गंगा नदी को प्रदूषित करता रहा। सरकारों और लोगों की अनदेखी की वजह से जीवनदायिनी मां गंगा का स्वरूप वक्त के साथ साथ बदलने लगा था। लोगों की आस्था की प्रतीक गंगा नदी का रंग भी प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर काला पड़ने लगा था और इसके साथ ही गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने की मांग भी तेज होने लगी थी। खासतौर से साधु संत लगातार गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने की मांग कर रहे थे। आगे आपको बताएंगे कि गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर तमाम पिछली सरकारों ने क्या कदम उठाए और लाख कोशिशों के बावजूद आखिर क्यों गंगा को प्रदूषण से आजादी नहीं मिल सकी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गंगा नदी सिर्फ नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी वो डोर है जिसका टूटना लोगों की जिंदगी की डोर को भी तोड़ देगा। करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतीक गंगा में जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो सरकारों पर भी दबाव बना कि वो इस दिशा में कदम उठाएं। ऐसे में राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश हुई, लेकिन योजना में खामियों की वजह से पिछली सरकारों की ये कोशिश कभी परवान नहीं चढ़ पाई। गंगा है तो महाकुंभ की शोभा है, गंगा है तो ही इस संगम की महिमा कायम है। गंगा अविरल रहे तभी हमारी परंपराएं सुरक्षित रहेंगी। इसी वजह से गंगा पर छाए हर एक संकट को दूर करना संकल्प रहा है। गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। गंगा किनारे लगने वाले महाकुंभ में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा तमाम पर्वों पर भी गंगा नदी में स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसे में गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से विरोध के सुर भी तेज होने लगे और हालात को देखते हुए सरकारों को भी एक्शन में आना पड़ा। सबसे पहले कदम उठाया राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने, जिसने साल 1985 में गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया। ये राजेंद्र प्रसाद घाट है। 14 जून 1986 को उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसी घाट पर गंगा एक्शन प्लान की आधारशिला रखी थी। मकसद था कि गंगा को हर तरह के प्रदूषण से मुक्ति दिलाना। फर्स्ट फेज में 25 शहरों का चयन किया गया था। उन शहरों के जो सीवेज हैं उनके ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे। करोड़ों के खर्च के बावजूद भी आज भी मकसद अधूरा है। गंगा एक्शन प्लान जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था वो वक्त बीतने के साथ ही मध्यम पड़ता गया
और गंगा नदी को साफ करने की सरकार की हर कोशिश नाकाम साबित होती दिखाई देने लगी। अब आपको बताते हैं कि राजीव सरकार की ये कोशिश आखिर परवान क्यों नहीं चढ़ पाई। 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की। 20 साल में इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। गंदे पानी को साफ करने के लिए कई जगह प्लांट लगे। योजना से थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन गंगा मैली होती रही। गंगा के बहाव को न बढ़ाना सबसे बड़ी खामी साबित हुई। राजीव गांधी सरकार के गंगा एक्शन प्लान के तहत यूपी के 6, बिहार के 4 और पश्चिम बंगाल के 15 शहरों के सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाना था। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में इस योजना के काम में तेजी आई, लेकिन बाद में सब कुछ ढाक के तीन पात हो गया। दूसरा चरण भी इस योजना का सफल नहीं हो सका और 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च के बावजूद भी आज भी इस योजना और योजना का मकसद नदी के दो किनारों की तरह है जो कभी मिल नहीं पाए। आज भी उम्मीदें नदी की इस धारा के तहत बहती हुई चली गई हैं। गंगा नदी को प्रदूषण से आजादी दिलाने के लिए ये किसी भी सरकार की पहली कोशिश थी, जिसके जरिए गंगा को साफ करने का प्रयास तो हुआ, लेकिन इस बीच गंगा का प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। राजीव सरकार के बाद तमाम सरकारों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। इस हालात को देखते हुए पर्यावरणविद और गंगा में आस्था रखने वालों ने विरोध के सुर तेज कर दिए, जिसे देखते हुए मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार ने नए सिरे से कदम उठाए। तारीख 20 फरवरी 2009, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए 2 की सरकार थी। तब इसी दिल्ली में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया गया था। अगर बात करें तो इस पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 के तहत इसकी नींव रखी गई थी और उस वक्त गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था और इसके साथ साथ विश्व बैंक से $1 अरब के फंड की भी दिलाई गई थी, जिससे कि गंगा नदी साफ हो सके। अब आपको ये भी बताते हैं कि यूपीए 2 सरकार में बनी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का मकसद क्या था। मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए 2 सरकार में इसकी शुरुआत हुई। 20 फरवरी 2009 को ये संस्थान अस्तित्व में आया। इसका मकसद गंगा में प्रदूषण का स्तर कम करना था, गंगा की सफाई और संरक्षण को सुनिश्चित करना था, गंगा की गुणवत्ता को बरकरार रखना, कचरे को रोकना, गंगा में बहाव को बरकरार रखना भी इसमें शामिल था। मनमोहन सरकार में ये ऐलान हुआ था कि 2020 तक किसी भी शहर का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में नहीं गिरेगा। अगर बात करें तो गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर में बाकायदा हर शहर में सीवेज के ट्रीटमेंट की प्लान तैयार किए गए थे। इस योजना की अगर बात करें तो ये योजना यूपीए 2 के सरकार में तैयार की गई थी, लेकिन आज तक ये धरातल पे नहीं उतरी है। यूपीए 2 सरकार में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना पर काम तो जरूर हुआ, बावजूद इसके ये कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। इधर गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ता रहा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश में बड़ा सियासी बदलाव हुआ और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने वाराणसी से अपना लोकसभा चुनाव लड़ा और यहां पर उन्होंने मां गंगा को लेकर अपने लगाव का इजहार किया। इसके बाद गंगा सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। वहीं पीएम बनने के महज 1 महीने बाद पीएम मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसका मकसद 10 साल में गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाना है। और वहीं मोदी सरकार की ये कोशिश अब अंजाम तक पहुंचती भी नजर आ रही है। दो 2010 के बाद से ही गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर देश ही नहीं दुनिया में भी तमाम पर्यावरणविदों ने फिक्र जताई। गंगा नदी को बचाने के लिए कई आंदोलन और अभियान चलाए गए। पिछली सरकारों ने भी प्रदूषण कम करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसे में अब इंतजार था
तो ऐसे भागीरथ का जो मां गंगा के उद्धार के लिए सामने आए और गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाए। देश तो आजाद हो गया, लेकिन पतित पावनी कही जाने वाली गंगा को भगीरथ का इंतजार बना ही रहा। ये उम्मीद लगी रही कि कोई भगीरथ आएगा और गंगा का पूरी तरीके से उद्धार करेगा, उसे प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा और गंगा की धारा को अविरल व निर्मल बनाएगा। वक्त का पहिया घूमकर साल 2014 तक पहुंच गया था। देश में सियासत उफान पर थी। इस बीच भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का वाराणसी से चुनाव लड़ना तय हुआ, जिसके बाद मोदी वाराणसी पहुंचे और यहां उन्होंने मां गंगा को लेकर जो कुछ कहा, उसने गंगा को सियासत का केंद्र बना दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद उन लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं, जिनके दिलों में गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने की चाहत सालों से हिलोरे मार रही थी। लोगों को इस बात का भरोसा था कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सपना जरूर सच साबित होगा। 2014 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री बने मोदी ने इस बात को सच साबित करके दिखाया। वो वक्त था लोकसभा चुनाव 2014 का, जब भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अपने नामांकन के दिन वाराणसी में उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। इस वाक्य ने गंगा को सियासत के केंद्र में ला दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अगले महीने से ही गंगा के उद्धार के लिए काम शुरू कर दिया। इसके तहत उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका मकसद गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। इस वक्त तक गंगा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। टेनरीज, रासायनिक फैक्ट्रियों ने बढ़ाई मुसीबत। मिल, डिस्टिलरी, बूचरखानों ने प्रदूषण को और बढ़ाया। रोजाना 2 करोड़ 90 लाख लीटर कचरा बहाया जाता था। यूपी में 12% बीमारियों की वजह दूषित गंगा जल बना। कई जगहों पर पानी पीने और स्नान के योग्य नहीं मिला। मई 2014 के लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और अगले महीने मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसका मकसद 10 साल के भीतर गंगा की स्वच्छता और अविरलता का लक्ष्य हासिल करना था। इसके लिए 8 सूत्र तय किए गए, जिन पर काम तेजी से जारी है। इन चुनौतियों के बीच पीएम मोदी के नमामि गंगा प्रोजेक्ट ने जमीन पर काम शुरू किया। उसी का नतीजा है कि अब कई जगहों पर तस्वीर बदलती दिख रही है और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने के लिए इसके किनारे बसे बड़े शहरों में एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं। इनका लगातार निर्माण हो रहा है। जब गंगा के यात्रा मार्ग में इन शहरों में एसटीपी प्लांट लग जाएंगे तो प्रदूषण भी अपने आप बहुत हद तक कम हो जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए तमाम ऐसे शहरों में सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, जहां से गंगा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा था। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद भी जग रही है कि जल्द ही गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने का सपना साकार हो सकेगा। नमामि गंगे सिर्फ 2 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये गंगा के उद्धार का संकल्प भी है। पतित पावनी मां गंगा को निर्मलता का उपहार देना हमारे लिए आने वाली पीढ़ियों को उपकार करने जैसा होगा। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी गंगा के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत युद्ध स्तर पर काम जारी है। लेकिन ये भी सच है कि गंगा को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के अभियान में सिर्फ सरकार की कोशिश से काम नहीं चलेगा। अगर मां गंगा के आंचल से हमें प्रदूषण के दाग को हटाना है तो हम सबको मिलकर भीष्म प्रतिज्ञा लेनी होगी कि ना तो हम गंगा में प्रदूषण फैलाएंगे और ना ही किसी और को फैलाने देंगे। हमारी ये भीष्म प्रतिज्ञा आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित हो सकती है। हमारी छोटी सी कोशिश मां गंगा को प्रदूषण से आजादी दिलाने में अहम योगदान दे सकती है।
गंगा पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और प्रदूषण का बढ़ना मैदानों की समस्या नहीं रही है, बल्कि पहाड़ों पर भी गंगा की सेहत को लेकर आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। तेजी से पिघलते ग्लेशियर जहां खतरा बने हुए हैं, वहीं गंगा के जल स्तर में चौंकाने वाला बदलाव चिंता का विषय बन गया है। गंगा के लिए खतरा सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी दिख रहा है। जहां मैदानी इलाकों में गंगा में बढ़ता प्रदूषण उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर्स भी गंगा के लिए चुनौती बने हैं। इन ग्लेशियर्स की वजह से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा में कई जगहों पर गंगा का प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक है। इसकी अविरलता में भी बाधाएं हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं, पर कहा जा सकता है कि मंजिल अभी दूर है। गंगा की सूरत में जब बदलाव होगा तो इसका रूप दिव्य होगा। इसकी पवित्रता सिर्फ ग्रंथों में ही नजर नहीं आएगी, बल्कि कल कल बहती गंगा की निर्मलता हम अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गंगा नदी में कई जगहों पर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, जो इसकी अविरल धारा में बाधा पैदा कर रहा है। इस बीच जिस तरह गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की कोशिश जारी है, उससे लोगों में बड़ी उम्मीद जगी है। मोदी सरकार ने गंगा को सिर्फ प्रदूषण से मुक्त करने का ही नहीं, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील करने का बीड़ा भी उठाया है। इसके तहत प्रयागराज हल्दिया जल मार्ग की शुरुआत की गई है। इस जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहा जाता है। गंगा नदी का ये जल मार्ग 1680 किलोमीटर लंबा है। ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। यूपी में प्रयागराज, वाराणसी और मुगल सराय इससे जुड़े हैं, जबकि बिहार में सारण, बक्सर, मोकामा, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिले इससे जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का, कोलकाता और हल्दिया इससे जुड़े हैं। गंगा में प्रदूषण की चुनौती लगातार बढ़ रही है। इसे स्वच्छ रखने के सरकारी प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए हर देशवासी को संकल्प लेने की जरूरत है। साफ है, गंगा को स्वच्छ करने के साथ साथ मोदी सरकार इसके जल मार्ग को लेकर भी काम कर रही है, जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। जश्न आजादी के 75वें साल में भी ये बात हम सभी को शर्मसार करती है कि गंगा को प्रदूषण से आज तक पूरी तरह आजादी नहीं मिल पाई। इसलिए जरूरत है भीष्म प्रतिज्ञा लेने की, ताकि आने वाले वक्त में मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल किया जा सके। पूरे भारत की ये शपथ है कि जिस तरह हिमालय की हर चुनौती से टकराकर गंगा मैदान से होते हुए सागर तक पहुंचती है, उसी तरह गंगा से जुड़े हर संकट का समाधान होकर रहेगा।